और उस समय ये कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल हुआ कि राष्ट्रभाषा का क्या महत्व बचा। ईमानदारी की बात है कि बहुत मुश्किल है, पर लिखेंगे हम ये, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, है ना, लिखना यही है अभी। तो भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रभाषा की प्रासंगिकता क्या है? एक तो ये है कि कितना ही भूमंडलीकरण हो जाए, कितना भी वैश्वीकरण हो, अंततः देश तो है ही, राष्ट्र तो उसकी इकाई है ही ना भाई। और जब तक राष्ट्र एक इकाई के रूप में है, राष्ट्रभाषा की धारणा बनी रहेगी, इससे हम बच नहीं सकते हैं। दूसरी बात एक गौर करने की ये है, देखिए अभी जैसे क्रेज कौन सी भाषाओं का दुनिया में, तो अंग्रेजी का क्रेज है। भारत का हर बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है। भारत का हर बच्चा अंग्रेजी इसलिए भी सीखना चाहता है कि अंग्रेजी ना आने पर गालियां पड़ती हैं, सामाजिक अपमान होता है, एक पक्ष ये भी है। इंग्लैंड के बच्चे आजकल मंडारिन सीखते हैं। इंग्लैंड के जो बच्चे इंग्लिश तो सीखते हैं, इंग्लिश तो उनको आई जाती है आसपास सुनते सुनते, वो जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं आजकल वो मंडारिन है, चाइना वाली लैंग्वेज है। और ये क्रेज अमेरिका में भी खूब चल रहा है इस समय। कहीं कहीं थोड़ा फ्रेंच का क्रेज चलता है। जैसे भारत में भी जो बच्चे थर्ड लैंग्वेज पढ़ते हैं आमतौर पे फ्रेंच पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे। दिल्ली के स्कूलों में तो बड़ी बुरी हालत है। अब दिल्ली के किसी बच्चे से बात करेंगे, वो स्कूल में क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है, फ्रेंच पढ़ता है, दो भाषाएं, तीसरी भाषा नहीं पढ़ना चाहता है किसी हालत में। हिंदी तो एकदम नहीं। तो बड़ी बुरी स्थिति है। सब फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कोई जर्मन पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ ही रहे हैं, हिंदी से मतलब नहीं है। और स्कूलों ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं अपनी कि बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बना के ही मानेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि फ्रांस और जर्मनी विकसित देश हैं, यही वजह है ना। चीन जिस गति से विकसित हो रहा है, इसलिए चाइनीज सीखने का बहुत क्रेज लोगों को है। अब अगर आप कल्पना कीजिए कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था इस समय जिस तरह से बढ़ने की गति पर है, अगर सच में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसा कुछ कर लेते हैं निकट भविष्य में, और आर्थिक विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अभी तो हम बड़े बाजार हैं, केवल बड़ा बाजार होना खुशी की बात नहीं है। बड़ा बाजार होना मतलब जनसंख्या ज्यादा है हमारी, से इतना ही मतलब होता है। लेकिन अगर आप उत्पादक बहुत बड़े हो जाए, यहाँ दुनिया भर के देशों के लोग यहाँ के काम करने को उतावले होने लगे, भारत का वीजा लेना अपने आप इंडस्ट्री हो जाएगी, भारत का वीजा नहीं मिल रहा, वीजा नहीं मिल रहा। जैसे अमेरिका का वीजा होता है ना, ट्रम्प बार बार धमकाता है कि H1B बोलते हैं ना उसको, H1B कम कर दूंगा, H1B कम कर दूंगा, तो भारत डर जाता है कि नहीं यार ये कम मत करना। ऐसे भारत का भी बोलना शुरू कर दे कि हम अमेरिकन को वीजा देना बंद कर देंगे, और इस बात से अमेरिका में सन्नाटा पसर जाए कि अरे यार अब भारत नहीं जा पाएंगे, अब कैसे काम बनेगा हमारा। असंभव छोड़ना है। 50-70 साल में तो ऐसा हो ही सकता है, जिस तरह स्थितियां बन रही हैं विश्व की। वो सैचुरेशन के स्तर पे आने वाले हैं, हम तो अभी अंगड़ाई लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हमारा स्तर तो काफी ऊंचा होगा ही। तब ये स्थिति हो सकती है कि दक्षिण भारत के लोग भी, जिनको हिंदी सीखने से अभी दिक्कत है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे तमिल सीख लें या तेलुगु सीख लें, साथ में इंग्लिश सीख लें, और थर्ड सीखना है तो फ्रेंच सीख लें। जिन जिन देशों में फ्रांस का शासन रहा या फ्रांस खुद, वहां काम चलेगा फ्रेंच से। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि व्यापार, उद्योग, वाणिज्य की सबसे ज्यादा संभावनाएं हिंदी में है, चाइनीज में है, मंडारिन में है, तो तय मान के चले कि तमिल सीखने वाला आदमी भी उसके बाद हिंदी और मंडारिन ही सीखेगा, उसको क्यों अंग्रेजी फ्रेंच से मतलब रहेगा उसके बाद। तो ये संभावना एक बनती है हिंदी के भविष्य में कि अगर भारत का विकास होता है तेजी से, तो हिंदी का विकास अपने आप हो जाएगा। और राष्ट्रभाषा का एक महत्व इसलिए भी कि वो हमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से बचाती है। देखिए ये हंसी मजाक की बात नहीं है, कोई भी भाषा सीखना अच्छी बात है, भाषा से क्या नफरत। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाषा अकेले आती है तो गलतफहमी है। भाषा पूरा माइंडसेट साथ लेके आती है, और जब आप किसी भाषा को सीखते हैं तो भाषा को सीखते सीखते उस भाषा के समाज के माइंडसेट से आपका गहरा लिंक बन जाता है। इसलिए लैंग्वेज वो टूल है जो कल्चरल इंपीरियलिज्म में, सांस्कृतिक आक्रमण में, साम्राज्यवाद में गहरी भूमिका निभाती है। पिछले साल मैंने एक अंग्रेजी के अध्यापक का विज्ञापन देखा, वो अंग्रेजी सिखाता है ऑनलाइन, पर विज्ञापन ये था, विज्ञापन ही था कि अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, अंग्रेजी एक संस्कृति है। मैं वो संस्कृति सिखाता हूं, कल्चर सिखाता हूं। इंग्लिश बोलनी नहीं है, सोचना भी इंग्लिश तरीके से है, रहना भी इंग्लिश तरीके से है। कपड़ों में तो हम सब इंग्लिश हो ही चुके हैं, हर चीज में इंग्लिश हो जाना है।
इसको बोलते हैं कल्चरल इन्वेजन, कल्चरल अटैक। उससे बचने की शर्त एक ही, राष्ट्रभाषा आपके पास हो। रामविलास शर्मा बताएंगे कल आपको, कल या 2 दिन बाद, कि हिंदी जाति भारत की अकेली जाति है जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास से वंचित जाति है। अगर आत्मविश्वास बचाए रखना है थोड़ा बहुत, तो उसका एक ही माध्यम है राष्ट्रभाषा, हिंदी भाषा, उसको लेकर सहजता। चलिए कुल मिला के 4-5 बातें हैं।